मैग्नीट्यूड और एंगल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लाना, यानी आई के साथ कितना, जे के साथ, ये स्टेप, और फिर वेक्टर पता हो तो मैग्नीट्यूड लाना, ये दोनों स्टेप नो क्लियर है। मैंने बोला था कि यार जब भी कभी वेक्टर बनाना पड़े, यानी आई जे रिप्रेजेंटेशन, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़े, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर नोटेशन, यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेने में कंफ्यूजन नहीं होगा, एंगल हम वर्टिकल से भी ले सकते हैं, है ना। 4 तरह के वेक्टर संभव हैं, ऐसा, अच्छा बताओ, केवल हॉरिजॉन्टल में ऐसा वेक्टर ए लेंथ का हो तो क्या लिखोगे यार, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे ए लेंथ आई डायरेक्शन में, क्या लिखेंगे, ए आई कैप। पीछे हो तो क्या लिखेंगे, माइनस ए आई कैप। अगर ए लेंथ, अगर केवल ऊपर की तरफ ए लेंथ है, ए जे कैप, केवल नीचे की तरफ है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ, ऐसा वेक्टर है जिसमें हॉरिजॉन्टल भी है, यार देखो इसको टेल बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे। टेल से हेड तक की जर्नी में पहले हॉरिजॉन्टल चलते हैं और फिर कैसे चलते हैं, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में ये आगे है या पीछे, तो एक्स के साथ कैसा साइन आएगा और ए वाई के साथ कैसा आएगा, प्लस। यार आगे और ऊपर हमेशा क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव। पीछे और नीचे क्या होता है, तो बस यार इतना याद रहेगा तो दूसरी बात याद रहेगी। मुझे बताओ, ऐसा वेक्टर है तो पीछे टेल से हेड तक जाना है, पहले हॉरिजॉन्टल में आगे जाओगे या पीछे, पीछे, यानी एक्स के साथ कैसा साइन आना है, नेगेटिव, फिर ए वाई के साथ कैसा आना है, पॉजिटिव। बताओ यार, ऐसा वेक्टर है तो एक्स के साथ नेगेटिव और ए वाई के साथ नेगेटिव, क्लियर है। ऐसा वेक्टर है ए एक्स पॉजिटिव और ए वाई नेगेटिव। तो 4 तरह की संभावना है और हमेशा इस एंगल का सहारा लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन हम खुद से समझदारी से लगाएंगे और इन एंगल का सहारा लेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है। ये डायग्राम और नोट कर लें, नोट है तो थोड़ी देर 1 मिनट और वेट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी ये वेक्टर समथिंग पॉजिटिव आई पॉजिटिव जे आएगा, ये निगेटिव आई पॉजिटिव जे आएगा, ऐसे। दो चार क्वेश्चन पलट लो यार, मैं सब हिंट दे रहा हूँ कि भैया अपने आप को बिजी रखने की आदत डालो। अगर कोई काम नहीं है तो कुछ दिमाग लगाते रहो। आराम करने की ज़िंदगी केवल 11-12 तक रहती है बस। 11-12 में भी नहीं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपने आप को टॉर्चर्ड स्टेट में रखना है, हमेशा कुछ करते रहो, दिमाग लगाते रहो। आनंद पिछली क्लास में आए थे? आनंद सुन पा रहे मुझे? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? माइक खराब है यार तुम्हारा। ईयरफोन लेके बैठो। जो लोग क्लास में बैठते हैं वो सीट में बैठते हैं, जो लोग ऑनलाइन बैठते हैं वो मेरे गले में बैठते हैं। यहां से सीधे संवाद होता है। हाँ भाई, तो ठीक है, हमने मान लिया कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पता है, थोड़ा बहुत नहीं भी पता है तो फिर वो आगे पीछे कवर कर लेंगे। यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, एक वेक्टर की पहचान उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से है? नहीं। यानी अगर मैं कहता हूं ये लेंथ 4 है, ये 3 है, तो इसको तुम क्या लिखोगे? अरे सीधे से क्या,
4i कैप प्लस 3j कैप, 4 आगे 3 ऊपर तो 4i कैप। अगर मैं इस वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं ऐसे बना दिया हूं और इसको शिफ्ट करके यहां खिसका दूं, बस इसको मैंने उठा के इसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया है, सच दैट कि इसका हॉरिजॉन्टल अभी भी 4 है और वर्टिकल 3 है, तो क्या शिफ्ट करने से वेक्टर बदल गया या वही रहा? है ना, यानी एक वेक्टर अपने ही पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर बदलता है ना। इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ इट रिमेन्स सेम, है ना। मुझे बताओ, अगर ये वेक्टर किसी लेंथ का है, तुम चाहो तो लेंथ निकाल सकते हो, क्या बताओ, ये 4 है ये 3 है, तो बता सकते हो ये कितनी लेंथ का होगा? 4 और 3 का तो डेटा बड़े अच्छे से पता रहता है। √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आएगा? 25, यानी 5। ये 5 लेंथ का वेक्टर है और ये किसी 37 डिग्री के एंगल पे है। तुम कहोगे मुझे कैसे पता? मुझे पता है 3, 4, 5 में 37 होता है। क्या अगर मैं इसका एंगल 39 या 40 या 45 कर दूं, वेक्टर वही रहेगा या बदल जाएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि यार वेक्टर की पहचान उसके कंपोनेंट से है। अगर मैं इसकी लेंथ वही रखूं, लेंथ चेंज कर दूं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। यार 5 की जगह 6 कर दूं तो चेंज हो जाएगा। इसका एंगल चेंज कर दूं, सीधी सी बात है यार, वेक्टर की कंपोनेंट वाइज आई के साथ कितना, जे के साथ वो पहचान है, या उसका मैग्नीट्यूड कितना और एंगल कितना वो पहचान है। मैग्नीट्यूड बदलो या एंगल बदलो या इनमें से कुछ भी बदलो तो वेक्टर, यानी हम कह सकते हैं एनी ऑफ मैग्नीट्यूड, एंगल और एनी कंपोनेंट इज चेंज्ड। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज वेक्टर इज चेंज्ड, यानी किसी भी चीज में बदलाव आ जाए। यार ये 4 ना रह के 3 रह जाए, ये 3 ना हो के 4 हो जाए, वेक्टर बदल गया, नहीं हो सकता है। यार ये बताओ, अगर मैं ऐसे कर दूं एक वेक्टर में ये 3 हो गया है ये 4 हो गया है, नहीं, वेक्टर वही रहा या बदल गया? यार मैग्नीट्यूड वही रहा लेकिन एंगल, और एंगल चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया। कोई भी कंपोनेंट बदलेगा, एक भी कंपोनेंट बदल जाए तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। कब सेम है? और केवल तब सेम है जब वो अपने ही पैरेलल शिफ्ट किया गया है। मतलब ये एंगल 37 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 37। ये लेंथ 5 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 5। ये कंपोनेंट 4, 3 पहले था तो 4, 3 अभी भी होना चाहिए। इनमें से कुछ भी बदलेगा तो मैं कहूंगा वेक्टर बदल गया है। क्या इतनी बात क्लियर है? वेक्टर की पहचान उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से है या कंपोनेंट से है, दो में से कोई एक चीज कह सकते हो। नोट करते जाएं। नोट कर लिया? मेन पॉइंट समझते जाएं। एक वेक्टर कुछ -4i -3j है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसकी ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है? 4 है। और क्या टेल से हेड तक की जर्नी में आगे गए हैं या पीछे गए हैं? पीछे और नीचे। तो पीछे के लिए नेगेटिव और नीचे के लिए भी नेगेटिव। अगर मैं इस वेक्टर में ऐसा कुछ कर दूं तो बताओ इस वेक्टर को क्या बोलोगे? सेम बोलोगे या अलग? वही है या बदल गया? बोलो। बदल गया? वही बदल गया। क्यों?
क्योंकि अब अगर इसके टेल से हेड तक जाएंगे, यार इसको हम हेड बोलते हैं ना, तो अगर हम टेल से हेड तक की जर्नी करेंगे तो आगे और ऊपर जाना पड़ेगा। पहले ऊपर, हाँ हाँ, तो पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं फिर वर्टिकल। तो मैं कह सकता हूं इसके हॉरिजॉन्टल से अगर मैं चलता हूं, पहले ये बताओ हॉरिजॉन्टल में आगे जाएंगे और फिर वर्टिकल में, तो इस वेक्टर को क्या लिखा जाना चाहिए? प्लस 4i प्लस 3j। क्या अंतर समझ पा रहे हैं? यानी जब भी हम एरो बदलेंगे अगर तो वेक्टर बदल जाएगा। और वेक्टर में क्या अंतर आया है? यार ये हॉरिजॉन्टल सेम है, ये वर्टिकल सेम है, बट साइन बदल गया यार, अब आगे और ऊपर है। हाँ, वो ऊपर से नीचे गया है, बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स में लेंथ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। लेंथ क्या है? सेम है, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। लेंथ सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ऐसे वेक्टर के पेयर को, लेंथ सेम और डायरेक्शन अपोजिट, ऐसे वेक्टर के पेयर को हम लोग बोलते हैं क्या? एंड डायरेक्शन अपोजिट। इनको बोलते हैं हम लोग, इस पेयर को बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर्स। क्या मैं कह सकता हूं इसका नाम ए, इसका बी है, और ए और बी में क्या कनेक्शन है? तो ए और बी में अगर टेल से टेल जोड़ दिया जाए, मतलब मैं ए उठा के ऐसे रख दूं और बी उसके हेड पे ऐसे उठा के रख दूं, या देखो अभी ये हेड टू टेल नहीं जुड़े हैं, मैंने क्या किया है, ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, ए को उठा के इधर रख दिया और बी को उठा के उसके हेड पे रख दिया। दोनों के बीच में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180, है ना। और दूसरी बात क्या, लेंथ क्या है? सेम है। चलो एक और एग्जांपल, यहां मैंने देखो यार ये दिखाया है कुछ -4i प्लस 3j। देखो जरा, -4i मतलब अगर टेल से हम चलेंगे तो पहले पीछे और फिर ऊपर, तो माइनस प्लस। अगर मैं एरो ऐसे कर दूं तो +4i, क्या फिर से वही बात है ना? क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे हैं? 180 अगर टेल से टेल। देखिए एंगल हमेशा टेल से टेल जोड़ने पे ही तय होता है। ऐसे एंगल कहोगे तो तुम्हें 0 नजर आएगा, लेकिन अगर तुम पहला वाला उठा के ऐसे रख दो और दूसरा वाला उठा के ऐसे रख दो, तो क्या बताओ उनके बीच में एंगल कितना है? 180। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट वेक्टर। दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। इसका भी 5 आएगा और इसका भी 5 आएगा, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एक और बात मैं लिखना चाह रहा हूं इन दोनों वेक्टर्स में, क्या बता, अगर तुम इस वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा, या इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, क्या इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब तुम्हें एक कंडीशन समझ में आ रही है, अगर ए एंड बी अपोजिट हैं तो उनमें क्या मैथमेटिकल रिलेशन है? इफ ए एंड बी आर ऑपोजिट, तो उनमें क्या मैथमेटिकल कंडीशन है? बी बराबर -a या a बराबर, ये बात महसूस होना चाहिए, ना कि मैं रटाऊं तब समझ में आए। क्या ये बात महसूस हो रही है कि अपोजिट वेक्टर की क्या कंडीशन है? बी ए का माइनस टाइम होगा। ये बातें नोट करते जाएं। देखो रूल अगर तुम्हें विजुलाइज होते हैं तो तुम दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हो, और मैं सीधे तुम्हें रूल बता दूं और तुम्हारे दिमाग में कोई पिक्चर ना हो तो उसको याद रखना बहुत मुश्किल काम है।
आनंद सुन पा रहे हैं? नहीं सुना पा रहे हो यार। तुम्हारा मेरा माइक कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? कुछ आवाज तो आती है मगर क्लियर नहीं आती। तुम्हारे एंड से कुछ दिक्कत है भाई। नोट कर लिया भाई? दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो और साथ में ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। यार ऐसे और ऐसे लिखना एक ही बात होती है। ये लिख देना, बिना एरो लगाए वेक्टर लिखना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है। या वेक्टर लगा के ऐसे दो लाइनें खींचो, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो ऐसे वेक्टर के पेयर को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। इतनी बात क्लियर है? मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आज तक किसी एग्जाम ने नहीं पूछा है। इतना आसान क्यों? ताकि ये पता चल जाए कितना फीलिंग डेवलप हुआ तुम्हारे अंदर। हमने यार एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाया है, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह देता हूं। एक पार्टिकल कुछ 5,0 से चलना शुरू किया और इस रास्ते से डिस्प्लेस करके इतना डिस्प्लेसमेंट करा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है यार, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कितना y कितना होगा? यहां तक गया है, यहां से यहां तक। तो मेरा क्वेश्चन है x कितना y कितना। अपनी कॉपी पे लिखना है, बोलना किसी को नहीं है, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि तुम लोग वेक्टर को कितना विजुलाइज करने लगे। एक बॉडी 4, 5, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 5,0 से लेके x, y तक गया है। और इस वेक्टर को मैंने क्या लिखा है, 4i 3j। क्या मुझे बताना चाहिए वेक्टर क्या होता है? और इतनी देर से यही तो बता रहा हूं। क्या मुझे बताना चाहिए कोऑर्डिनेट क्या होता है? बिल्कुल, ओरिजिन से जितना बॉडी आगे चली उसको x बोलते हैं और जितना ऊपर गई उसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम यही तो होता है, ओरिजिन से x हॉरिजॉन्टल में और y वर्टिकल में। यस, जो मन में आ रहा हो पहले लिखें फिर मैं बताऊं। बिल्कुल सही, थोड़ा सा गलत, तुमने ओरिजिन बनाया ही नहीं है। हाँ भाई कुछ बताएं, कुछ तो बोलो यार। x कितना, अच्छा x कितना, इस x का मतलब क्या होता है, y का मतलब क्या होता है, मैं क्लियर करूं क्या? ओरिजिन से जितना आगे उसको x बोलते हैं और जितना ऊपर उसको y बोलते हैं। कोऑर्डिनेट का तो हमेशा से यही मतलब होता है, कोई मैं पहली बार बता रहा हूं क्या? हाँ भाई बिल्कुल सही, ठीक। मेरा क्वेश्चन है x कितना y कितना। बिल्कुल सही, ठीक। 5,0। हाँ कुछ आइडिया आया? अब तक वही आइडिया है, कोई बदला? ये अच्छा, मुझे बताओ कोऑर्डिनेट कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? अगर ये 4i है तो इसके टेल से हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होगी, 4, और वर्टिकल कितनी होगी, 3। तो क्या कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट एक ही चीज है क्या? कंपोनेंट हमेशा शुरू होता है वेक्टर के टेल से और कोऑर्डिनेट शुरू होता है हमेशा ओरिजिन से। तो क्या ये 4 और x सेम ही चीज है? नहीं। मुझे बताओ, ये वेक्टर ऑलरेडी कहां से स्टार्ट हुआ था, 5 से, यानी ये ऑलरेडी 5 आगे था, 4 आगे और चला, तो टोटल कितना आगे हो गया, यानी x कितना आ गया, 9। ये y में 0 ऊपर था, बाद में कितना ऊपर चला गया, 3, तो कितना हो गया,
तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट एक ही चीज नहीं होती हैं, है ना। और जो लोग इसको 9i3j बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? मैंने कोऑर्डिनेट पूछा है तो उसमें i j लगा के सजाने की क्या जरूरत है? बात क्लियर है? कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 9,3। तो मैं ये बात नोट करके लिख देना चाहता हूं, कोऑर्डिनेट एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर नॉट ऑलवेज सेम। हमेशा वो सेम नहीं होते हैं। तो क्या कभी कभी सेम भी होते हैं? अरे देखो, y तो सेम है ना। देखो यार, y 0 से शुरू हुआ है इसलिए सेम है। अगर x भी 0 से शुरू हुआ होता तो सेम नहीं होता। जैसे मान लिया मैं ये वेक्टर यहां से उठा के बना देता, यहां से उठा के बना देता, और मैं कहता ये 4i कैप 3j कैप है। कितना है? 4i 3j। और कहां से शुरू हुआ है? ओरिजिन से। तो मुझे बताओ, इसका x कंपोनेंट यहां से यहां तक 4 है, वर्टिकल कितना है? 3 है। ये कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो भी 4,3 होगा। कब? जब वो ओरिजिन से शुरू हो। यानी वेक्टर के कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट में भी विल बी सेम। कब? व्हेन वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना? एंड component will be same when tail at origin, tail of vector is at origin। और ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो इसको आमतौर पे एस वेक्टर नहीं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, है ना। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो क्या ये पोजीशन वेक्टर है या वो पोजीशन वेक्टर है? वो पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन से ही वेक्टर बना है, जबकि इसका पोजीशन अलग है, वेक्टर अलग है। क्या अंतर समझ पा रहे हैं यार? अगर कहीं से भी उठा के तुम वेक्टर बना दोगे तो ये जनरल वेक्टर है, और ओरिजिन से बना दोगे तो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का टेल ओरिजिन पे होता है, बस इतना अंतर है। और जो एक्स वाई होते हैं वही से वेक्टर बन जाता है। क्या अभी अंतर क्लियर है भाई? जनरल वेक्टर कह सकते हैं, मतलब वो पोजीशन नहीं है, नॉन पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर है। क्या बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है? तो ये बातें साथ में नोट करते जाएं ताकि सीधे सीधे क्वेश्चन आए तो तुम बता पाओ, और समझते हुए करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। केवल रट्टा मारोगे, लाइनें रटोगे तो फिर फिजिक्स को नहीं संभाल पाओगे। पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट एंड कंपोनेंट सेम होगा, और उसका टेल कहां होगा? टेल एट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0 पर। इतनी बात क्लियर है? नोट करते जाए भाई, एक एक स्टेप नोट करते जाए। मैंने यहां पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया है, पोजीशन और नॉन पोजीशन वेक्टर में अंतर बताया है नहीं? चलो यार, मैं 5,4 से एक वेक्टर बना रहा हूं, और ये वेक्टर है 4i 3j। बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? समझ गए? अरे ये ऑलरेडी 5 आगे 4 ऊपर है, फिर 4 आगे और बढ़ गया, तो 5 आगे 4 आगे कितना हो गया? 9। फिर 4 ऊपर 3 ऊपर कितना हो गया? 7। क्या समझ गए? अब यार कैसा भी वेक्टर बना दिया जाए, इतनी बात सबको महसूस होना चाहिए कि कैसे हम कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट में अंतर कर सकते हैं। ये 4 आगे 3 ऊपर है, इसका मतलब यहां से 4 और आगे बढ़ा है, तो 5 4 9 हो गया। ये 4 ऊपर है और 3 और ऊपर बढ़ गया, तो क्या हो गया? 7 हो गया। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक ही नोट कर लें, एक ही से बात समझ में आ जाएगी। हटा दे भाई लोग।
कर लिया? ठीक, मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूं x1, y1, और ये मैंने एक वेक्टर बनाया है, ग्रीन कलर का वेक्टर है, इसका नाम हम ओए वेक्टर रख देते हैं यार। ओए काफी आसान शब्द होता है, हम लोग बोलते हैं अक्सर ओए इधर आओ, ओए क्या कर रहे हो, तो हमने इसका नाम क्या रखा है ओए वेक्टर, क्योंकि ओ से शुरू हुआ है। तो इसको कितना आई कितना जे लिखोगे? क्या ये पोजीशन वेक्टर है कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे x1i y1j, क्योंकि ये x1 है ये y1 है, तो ये क्या आ जाएगा x1i y1। दूसरा है ओबी, ओबी ये भी काफी कॉमन शब्द है, हम ओबे कहते हैं, ओबी ओबी नहीं कहते, अबे। चलो यार, तो ये अबे वेक्टर है, इसको क्या लिखोगे x2i y2j? नहीं, चलो यार, मेन क्वेश्चन है कि ए बी वेक्टर, देखो यार ये ओ से शुरू हुआ था तो ओबी, ओ से शुरू हुआ है ओए, और अब ए से शुरू हुआ है बी तक गया है, तो इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए? ओके, इसका नाम पहले मैं पूछ रहा हूं, तुम लोग सीधे आंसर बताने लगते हैं यार। इसका नाम मुझे क्या रखना चाहिए? ए बी वेक्टर। तो मुझे बताओ ए बी वेक्टर कितना आई के साथ कितना जे के साथ? क्या ये दिख रहा है या मैं समझा रहा हूं? दिखा? अरे भाई देखो, अगर मैं इसके टेल से हेड तक की यात्रा करूंगा तो x2 और x1 का अंतर ये है, y2 और y1 का अंतर ये है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कितना हो गया? x2 माइनस x1, और इसका वर्टिकल कितना हो गया? y2 माइनस y1। क्या ये दिख रहा है यार? ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस, तो ए बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप। ये बात तुम्हें महसूस भी होना चाहिए, तब याद होना चाहिए। अब मैं एक चीज दिखाने वाला हूं, मुझे बताओ ओए वेक्टर तुम क्या लिखने वाले हो? ओबी वेक्टर क्या लिखने वाले हो? मैं कह रहा हूं ओबी से ओए को घटा दो, ओबी से ओए को घटा दो, सच दैट कि हॉरिजॉन्टल बातें आपस में हैंडल होंगी और वर्टिकल बातें, यार वेक्टर में ये बात है कि हॉरिजॉन्टल बातें आपस में हैंडल होंगी, तो यार ओबी में से ओए घटाओगे तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 आई के साथ और y2 माइनस, तो क्या मैं कह सकता हूं यार ए बी आ गया है? यार ये बात ध्यान देने की है कि दो वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर थे, ओबी भी पोजीशन था ओए, उनके बीच का वेक्टर अगर लाना हो तो हमें फाइनल से इनिशियल घटाना होता है। ये फाइनल था, ये इनिशियल था, तो हमें फाइनल से, ये फाइनल था, ये इनिशियल था, हमें किससे किससे घटाना है? फाइनल से इनिशियल। फाइनल का मतलब किसको फाइनल कह रहा हूं? जहां डिस्प्लेसमेंट का एरो है। क्या बताओ, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला वेक्टर, क्या इसका एरो जहां है उसी को हम फाइनल कह रहे हैं? तो हमें किससे किसको घटाना है? हेड वाले से टेल वाले को। क्या इतनी बात जब सबको समझ में आ गई है? इनके नामकरण मैं कर देता हूं। ओए को एक और नाम दिया गया है R1 वेक्टर, ओबी को एक और नाम दिया गया है R2, तो ओ ए बी को भी एक नया नाम देते हैं S वेक्टर, S वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस, ये भी बड़ा कॉमन है इसलिए मैं ये नाम लिख देता हूं। तो यहां R1 या OA इनिशियल पोजीशन वेक्टर है जहां पे टेल है, इनिशियल का मतलब क्या है? जहां पे टेल है, और OB या R2 फाइनल पोजीशन वेक्टर है जहां पे वेक्टर का क्या है? हेड है। क्या समझ में आ गया है? हमेशा हेड वाले पोजीशन से टेल वाला घटाओगे तो बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। ये बात समझते हुए नोट करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनको एक बार फिर से तुम रूल के तौर पे पढ़ो। अरे रूल तुम जनरेट कर रहे हो, तुम्हें ऐसा भाव नहीं आ सकता क्या मन में? हमेशा दूसरों के बनाए हुए रूल पढ़ोगे क्या?
OA का नया नाम R1 वेक्टर है, OB का R2 है, तो बीच वाले का नाम हम क्या रख देते हैं? S वेक्टर। S मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइनल इनिशियल। OBR2, इसका नाम मैंने लिखा है फाइनल PV मतलब पोजीशन वेक्टर, जहां पे क्या होता है? हेड। और R1 या OA ये क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जहां पे क्या है? टेल है। यही लिखा है। नोट कर लिया भाई? ये बात रियलाइज हो रही है या केवल नोट किया है? रियलाइज हो रही है। कैसे ड्रॉ होता है यार? चलो ऐसे ही बना देता हूँ। एक मैं वेक्टर बना रहा हूँ ऐसा, 4i कैप 3j कैप। ये बार बार मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा इजी है। इसका हॉरिजॉन्टल कितना है? 4। वर्टिकल कितना है? 5। 3 है, सॉरी 3 है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज √25, दैट इज 5। ये बात क्लियर है? अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका एंगल मान लिया कुछ है 37 डिग्री, और मैं एक और वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं जिसका एंगल कितना है? ये भी कितना है? 37 डिग्री। मगर इसका हॉरिजॉन्टल डबल है और वर्टिकल भी डबल है। इसका हॉरिजॉन्टल, यार ये बताओ, अगर मैं 3 को बढ़ा के कितना 6 कर दूं और 4 को बढ़ा के 8 कर दूं, तो ये एंगल बदलेगा कि नहीं? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3/4 ये भी है, 3/4, तो ना एंगल बदलेगा, एंगल नहीं बदलेगा, लेकिन लेंथ, अच्छा तुम गैस कर सकते हो, अगर ये 4 का डबल 8 हुआ है, ये 3 का डबल 6 हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 का डबल 10 हो जाएगा। बिल्कुल बनी बात है। नहीं, क्या बताओ, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में कैसे हैं? पैरेलल है कि नहीं है? है कि नहीं है ना? इनके बीच में आपस में एंगल कितना है? अगर हम इनको टेल से टेल जोड़ें, ये और ये, तो बीच का एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। तो यार ऐसे वेक्टर जिनका एंगल सेम हो, जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, बट मैग्नीट्यूड अलग हैं, तो उनको हम सेम नहीं कह सकते, बट पैरेलल कह सकते हैं। सेम कब होते? जब मैग्नीट्यूड भी सेम होता। सेम वेक्टर पहले हम समझ चुके हैं। नहीं, तो इनको हम आपस में क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में क्या खास बात है? एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर क्या होगा? 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड में बी, मैग्नीट्यूड विल बी अनइक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं, और अच्छा इक्वल होंगे तो उसको हम पैरेलल भी कह सकते हैं और सेम भी कह सकते हैं। भाई अगर मैं कह दूं
कि 4i3j भी है और ये भी 4i3j है, तो पैरेलल तो ही है लेकिन साथ में वो सेम भी है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो केवल पैरेलल बोल सकते हैं, इक्वल नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, इस वेक्टर को तुम क्या लिखोगे? मान लिया इसका नाम मैं बी वेक्टर लिख दूं तो क्या लिखोगे? 8i कैप 6j कैप। अच्छा, मैं इसको 3 गुना कर दूं, 12 कर दूं। अरे रुको, इसको तो बदलने दो। इसको 12 कर दिया और इसको 9 कर दूं। यार देखो, 4 का 3 गुना 12, 3 का 3 गुना 9। तो क्या ऐसा कोई वेक्टर मैं बना दूं, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना? क्या बताओ फिर से? नहीं यार, ये वेक्टर सी वेक्टर कितना आ जाएगा? 12i कैप 9j कैप। क्या अब भी ये पैरेलल ही रहेगा कि नहीं? पैरेलल रहेगा। तो ले देखे मैं एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने गुना हॉरिजॉन्टल करो उतने गुना वर्टिकल करो, तो वेक्टर पैरेलल भी होगा और उतने गुना हो जाएगा। जैसे ये 4 का 2 गुना था 8, 3 का 2 गुना 6, तो ये 10 था। बताओ ये कितनी लेंथ का होगा? यार देखो, इसका हॉरिजॉन्टल 3 गुना कर दिया, 4 का 3 गुना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 15। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जितने टाइम्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया है उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। नहीं, अब मैं एक और चीज करने वाला हूं। अच्छा, मैं पहले कंडीशन समझाना चाह रहा हूं। बताओ ए, बी और सी में आपस में क्या मैथमेटिकल कनेक्शन है? नहीं, मैं अभी मैं इनमें बात कर रहा हूं, ए और बी। इफ ए एंड बी आर पैरेलल, तो क्या मैं कह सकता हूं बी ए का कुछ टाइम्स है? नहीं। क्या अगर मैं ए में 2 से गुणा कर दूं तो बी आ जाएगा? ए में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सी आ जाएगा? यानी के एक कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी एक रियल वैल्यू, तुम 1.5 भी ले सकते हो। मैं इंटीजर इसलिए ले रहा हूं कि समझ आ रहा है, इजीली डाइजेस्ट हो रहा है। के में बी एनी पॉजिटिव वैल्यू। क्या हो सकता है? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। तो निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? इफ के इज निगेटिव तो क्या फर्क पड़ेगा? यार सोचो, मैं एक वेक्टर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा। अगर मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा -8i, ऐसा बनेगा। तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है? यस, इसके लिए शब्द यूज होता है एंटी पैरेलल। क्यों? क्योंकि अगर इनको टेल से टेल जोड़ोगे तो 0 डिग्री नहीं आएगा बल्कि 180 डिग्री आएगा। तो यार के अगर नेगेटिव होगा तो उसमें उसको हम नाम देते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है? के का नेगेटिव होना जरूरी है। यानी कंडीशन अभी भी है, यानी बी बराबर के है मगर के कैसा है? नेगेटिव है, तो वो क्या हो गया? एंटी पैरेलल। क्यों? क्योंकि अब ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो कितना आएगा यार? एंगल बिटवीन ए एंड बी 180 आएगा। क्यों? तुम यार इस वेक्टर को ड्रॉ करोगे ऊपर और इस वेक्टर को ड्रॉ करोगे नीचे तो एंगल कितना आ जाएगा? क्या इतनी बात रियलाइज हो रही है? पैरेलल और एंटी पैरेलल में बस इतना अंतर है, पैरेलल में 0 डिग्री और एंटी पैरेलल में, पैरेलल की कंडीशन में के पॉजिटिव और इसमें के, अच्छा के 1 हो जाए तो? यार 1 हो जाए तो ये हो जाएंगे सेम वेक्टर, और ये के अगर -1 हो जाए तो? यार एंटी पैरेलल में अगर के सेम 1 हो जाए, -1 हो जाए तो वो बन जाता है ऑपोजिट वेक्टर। सोच के देखो यार, अगर मैं कह रहा हूं ये 4i3j है और इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आएगा -4i, तो वो क्या बन जाएगा? इसका अपोजिट। और अगर पैरेलल में के 1 कर दो तो सेम वेक्टर आ जाएगा। एंटी पैरेलल में के -1 कर दो, -1 कर दो तो क्या आ जाएगा? अपोजिट। यानी पैरेलल कैटेगरी में के का 1 होना सेम वेक्टर देता है, एंटी पैरेलल कैटेगरी में के का 1 होना या -1 होना अपोजिट वेक्टर देता है। यानी इस कैटेगरी का एक पर्टिकुलर केस है सेम और इस कैटेगरी का एक पर्टिकुलर केस है
अपोजिट वेक्टर, ये ज्यादा जनरल कैटेगरी है या वो? यार ये बताओ, सारे पैरेलल वेक्टर सेम होते हैं मगर सेम पैरेलल होते हैं, तो ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी कौन है? पैरेलल। पैरेलल के अंदर पे क्या आएगा? सेम वेक्टर। अपोजिट वेक्टर ज्यादा बड़ी कैटेगरी है या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल ज्यादा बड़ी कैटेगरी, क्योंकि सारे एंटी पैरेलल अपोजिट नहीं होते हैं, केवल एक केस में अपोजिट होते हैं। ये बातें क्लियर हैं कि नहीं है? नोट करते जाएं। पता नहीं यार कब कैसे लैंग्वेज घुमाएगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर बात का जवाब हम खुद ही ढूंढ लेंगे। के जब तक पॉजिटिव है तब तक, यानी तुम्हें एक वेक्टर पता है और तुमसे कहा जाए पैरेलल वेक्टर बना के दिखाओ इसी का, तो बस तुम कोई भी मन में नंबर लाओ, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा उसके पैरेलल वेक्टर। अच्छा मैं कह दूं के एक एल्जेब्रिक टर्म है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, और तो वो माइनस सामने दिखाना जरूरी है क्या? जैसे के बराबर +2 हो सकता है, तो के बराबर -2 नहीं हो सकता क्या? तो के इटसेल्फ इज अ एल्जेब्रिक टर्म जो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पैरेलल, नेगेटिव होगा तो वो बाहर माइनस दिखाना जरूरी नहीं है। फिर से यार मैंने अपना फेवरेट वेक्टर 4i 3j बनाया है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सबको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। tan थीटा कितना है? हाँ, tan थीटा कितना है? 37 डिग्री। थीटा मतलब 37 है, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा बताओ, इसकी लेंथ तुमने कहा 5 है, मुझे 10 लेंथ का वेक्टर बनाना हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इस वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यार 5 का दुगना 10 लेंथ का बनाना है तो इसमें कितने से? क्या इसका हॉरिजॉन्टल डबल कर दो, वर्टिकल डबल कर दो, तो वेक्टर भी। ये सबके दिमाग में थॉट है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसी डायरेक्शन में 1 लेंथ का वेक्टर बनाना है, 1 लेंथ का, तो तुम क्या हॉरिजॉन्टल बढ़ाना चाहोगे? यार अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डबल करते थे तो 10 लेंथ का वेक्टर बनता था, नहीं? तो अब क्या करें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितना रखें जिससे वो 1 लेंथ का वेक्टर आ जाए? क्या लॉजिक समझ रहा है? अगर मैं 5 लेंथ का वेक्टर जानता हूं, 5 लेंथ का, और चाहिए 1 लेंथ का, मतलब कितने गुना छोटा है? 5 गुना छोटा है, तो मैं यहां करूंगा हॉरिजॉन्टल 4/, और वर्टिकल, तो क्या वेक्टर भी 5/5 हो जाएगा? और 5/5 मतलब क्या? 1 लेंथ। ऐसे वेक्टर को हम लोग नाम देते हैं क्या? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हैज मैग्नीट्यूड 1 लेंथ का वेक्टर। अब मैं पूछूं यार, यूनिट वेक्टर तुम्हें किसी खास डायरेक्शन में निकालना है, जैसे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया ये हमारा ए वेक्टर है 4i 3j, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है, तो पहली बात तो यार यूनिट वेक्टर के नाम के ऊपर कैप लगाते हैं। यूनिट वेक्टर की पहचान कैसे करें? कि उसके नाम पे कैप लगा होगा, और जब भी कभी यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड कहे वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। मैं कह रहा हूं ए कैप कितना आई कितना जे लिखना चाहिए? कितना आई कितना जे? 4/5 आई कैप, 3/5 जे कैप। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? अब बात आती है हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यार यूनिट वेक्टर ए कैप का फॉर्मूला मैं बनाना चाह रहा हूं तुम्हारे सामने। क्या वो फॉर्मूला ये है कि वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो क्या यूनिट वेक्टर आ जाएगा? अरे देखो 4i 3j में से तुमने 5 से डिवाइड किया है कि नहीं? और 5 उसका क्या था? मैग्नीट्यूड था कि नहीं था? क्या इतनी बात समझ में आ रही? अगर मैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन में 1 लेंथ का वेक्टर लाना चाहता हूं तो उसी के मैग्नीट्यूड से उसमें डिवाइड कर दूं, तो क्या यूनिट वेक्टर आ जाएगा कि नहीं? ये यूनिट वेक्टर लाने का फॉर्मूला बन गया। क्या समझ में आ गई बात? मैंने यहां क्या किया है, अगर मैं यहां पे 4i 3j में से 5 डिवाइड करूंगा तो ये वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों ऐसे ही डिफाइन किया है, समझ में आना चाहिए। चलो यार, अगर इतनी बात समझ में आई तो पहले पूरी बात समझ लें, उसके बाद नोट करना। एक और बात मैं बता, ये क्यों बता रहा हूं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जरूरत क्या है? तो यार एक मेथड है जो बचपन से हमने पढ़ा है अब तक, जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है कि अगर तुम्हें पता है कि 10 अमरूद 20 रुपए के मिलते हैं, और कोई पूछे बताओ 40 अमरूद कितने के मिलेंगे या 35 अमरूद कितने के मिलेंगे, तो तुम हमेशा क्या करते हो, 10 अमरूद 20 रुपए के हैं तो सोचते हो एक कितने का मिलेगा? कितने का मिलेगा? 2 रुपए का। फिर तुम 35 का निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके 70 रुपए के। ये यूनिटरी मेथड पता है? अगर तुमसे कोई कहे इस वेक्टर में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में 10 लेंथ का वेक्टर चाहिए, कितनी लेंथ का? ये कितनी लेंथ का है? 5। तो तुम 10 लेंथ का वेक्टर बनाना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं पहले तुम क्या पता कर लो, एक लेंथ का वेक्टर क्या है। तो उसमें यार ये 5 लेंथ का था, तो तुम ऐसे लिखो यार 5 लेंथ का वेक्टर 4i 3j है, तो एक लेंथ का कितना होगा? 4i 3j/5। तो 10 लेंथ का कितना होगा? इंटू 10। ये एक बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, और ये भाव वही है यार जो बचपन में हम लोग यूनिटरी मेथड का भाव लाते थे, ये भी वही बात है। यानी हमें किसी मनमाफिक डायरेक्शन में, किसी मनमाफिक वेक्टर की डायरेक्शन में किसी मनमाफिक लेंथ का वेक्टर चाहिए, लेट अस से एल लेंथ का वेक्टर। तो अ वेक्टर ऑफ लेंथ एल, वेक्टर ऑफ लेंथ एल हमें चाहिए एल लेंथ का, और किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ ए।
हमें ए डायरेक्शन में एल लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो तुम क्या कहोगे, ए का पहले क्या लाओगे, यूनिट वेक्टर, फिर उसमें एल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो वेक्टर हमें चाहिए है बी, वो हमें मिल जाएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? 5 लेंथ का वेक्टर ये है तो 1 लेंथ का ये होगा, तो 10 लेंथ का ये वही चीज है यार, लेकिन अब उसको थोड़ा सा नाम आम दे दिए गए हैं। पहले हम इसको कहते थे एक के लिए, क्या एक के लिए कुछ भी हो सकता है, अब हमने उसका नाम क्या दे दिया, एक के लिए वेक्टर निकालोगे तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो यार 5 लेंथ से 1 लेंथ पे आए, 1 लेंथ से मल्टीप्लाई करके 10 लेंथ। अभी मेरे ख्याल से पूरी बात क्लियर होगी क्यों हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई है? यानी हमें अगर किसी भी मन माफिक लेंथ का वेक्टर बनाना हो तो इतने स्टेप करना पड़ेंगे। बात समझ में आ गई है? तो एक इसका सेल बदल देना यार क्लास के बाद, अभी तो चल रहा है किसी तरह से, कमजोर हो गया है। तो यार एक वेक्टर ला के दिखाओ जरा, लैंग्वेज मैं लिख रहा हूं। एक बी वेक्टर लाना है जो कितनी लेंथ का है, 39 का, और किस डायरेक्शन में है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। अपने आप जो मन में आए करो, जो मन में आए करो, बुला के दिखाना है, बोलना नहीं है। ठीक, और कोई? ये तुमने 1 लेंथ का वेक्टर ला दिया। नहीं 1 लेंथ का भी नहीं, ये तुमने पता नहीं क्या ला दिया, मुझे नहीं पता क्या ला दिया। ये बता यार, पहले तो ये पता करो ये किस लेंथ का वेक्टर है। खुद से लाओ यार, कुछ दिमाग लगाओ, यहां देखना हो तो देखो, लेकिन फैसले अपने आप से लें। कब तक मैं फैसला लेने में मदद करता रहूंगा? वहां मैंने एल कितना दिया भाई, 39। 39 लेंथ का वेक्टर चाहिए तो पहले ए कैप लाना पड़ेगा, और ए कैप होता है 1 लेंथ का वेक्टर। और मैं क्या बोलूं? ठीक, मैंने इस चीज को यूनिट वेक्टर बोला है, दिस इज यूनिट वेक्टर, नहीं? तो बता सबसे पहले तुम क्या लाओगे, और किसी का हुआ? हाँ, कितना आया? ठीक बेटा, अंडर रूट 169 था, ये अंडर रूट कब हटा दिए, और हटा दिए तो फिर याद ही नहीं आया कि लगाना है। यहां तक था, यहां पे छोड़ दिया तुमने। अभी मैं बता रहा हूं, ये बता। अच्छा, ये वेक्टर जैसे पिछली बार तुम कह रहे थे वो वेक्टर 5 लेंथ का है, तो ये वेक्टर कितनी लेंथ का है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा। ये पता है 13 आ गया, ये 13 लेंथ का है, और चाहिए कितना है? नो। अच्छा बताओ, हमें एक वेक्टर चाहिए जो 39 लेंथ का है और एक है लॉन्ग है,
तो हम कहेंगे उसका आंसर होगा 39 इंटू ए कैप, ये होगा लेंथ और जिस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर। तो बात आती है यूनिट वेक्टर कैसे आएगा। बताओ यूनिट वेक्टर कैसे आता है, वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो तुम्हें तुरंत सोचना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना है। इसको जरा सॉल्व करो, और 169 का अंडर रूट होता है 13। तो ये 13 लेंथ का वेक्टर है, हमें 39 लेंथ का चाहिए। क्या करोगे, पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे, 12/3j में से कितने से डिवाइड करने वाले हो, 13 से। बस अब सॉल्व कर लो यार, ये आएगा 36i 9j, ये 5 था 15j। क्या ये नहीं समझ पा रहे हो। अब तुम इसको यूनिटरी मेथड से मैं दिखाऊं यार। 13 लेंथ का वेक्टर है 12/5j, तो 1 लेंथ का क्या होगा, फिर 13 लेंथ का 39 लेंथ का कितना होगा। तो वही तो किया है, वो थोड़ा कायदे से किया है, ये बेसिक फीलिंग है जो हमारे मन में है। नहीं, 12/5j अपॉन 13, क्या यही यूनिटरी मेथड है। बात समझ में आ गई है, हो गया था, ठीक। स्टेप फॉलो करो, डरना नहीं है। इस बार ये 3D वेक्टर आ गया है और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को ये फील हो जाता है अगर अच्छा नंबर है कि 13 का 3 गुना है, तो यार 3 गुना बड़ा वेक्टर होगा, तो बस वो 3 वाले नंबर से सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक लॉजिक है, लेकिन ये नंबर बढ़िया आएगा तब ना, गंदा आ गया तब तो मेथड करना ही पड़ेगा। इसमें बस वेक्टर एक के कैप और बढ़ गया है। जब भी कोई 3D स्पेस में वेक्टर होता है तो आई में भी कंपोनेंट होता है, जे में भी होता है और के में भी होता है, एक और बढ़ जाता है। तो उसको विजुलाइज नहीं करना है, बस मेथड लगाओ। एक मिनट, जब भी हम लोग कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, वेक्टर कहाँ था, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है वो था 3i - 4j + 12k। तो इसका मैग्नीट्यूड हम पहले लाएंगे कितना, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। ये 9 हो गया, ये 16 हो गया। अब करो जरा, एक तो भूल ही गए तुम, 12 वाला तो लिखा ही नहीं है। ये बताओ, 4 और 1 5 और 1 कैरी 6, फिर 1 के सही जोड़ नहीं रही हो, जोड़ो फिर से। 144 और 16 और 9 25 में से 25 जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा क्या।
ठीक, कहाँ है आंसर? ठीक, हाँ 169, हाँ अब सही है। इसको सॉल्व कर लो एक लाइन में और। हाँ सही है, इसको सॉल्व करके लिख लो भाई। किसी भी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चाहिए, कितनी लेंथ का? 26। तो तुम्हें ये ख्याल आना चाहिए, पहले उसका यूनिट वेक्टर लाओ, 26 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर कैसे आता है? वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यार ये सॉल्व करके कितना आ गया है? 13। नहीं तो यार सीधे सीधे दिख रहा है डबल हो गया है। अगर किसी को सीधे महसूस हो गया था डबल हो गया है तो सीधे लिख सकता है ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल। क्या ये आंसर कितने लोगों ने मुझसे पहले ला दिया है यार? कोई दिक्कत है यार? आ गई बात समझ में? यानी जो रूल 2D के लिए वही 3D के लिए, कोई नया रूल नहीं है। हाँ 3D का पिक्चर थोड़ा अलग होता है, मत बनाओ दिमाग में 3D पिक्चर। क्या जरूरी 3D पिक्चर बनाने की जब 2D से काम चल रहा है? बस हाँ 3D वेक्टर होता है, रूल सेम काम करते हैं। जो भी 2D के लिए रूल आ रहे हैं वही क्या होंगे? 3D के लिए। चलो यार इस पे काफी प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंट है और टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया यार ए पर कोई चार्ज है जिसकी वजह से बी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। ये इसका मैग्नीट्यूड है 10, और ये ई वेक्टर हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है। लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है। कि इस ई वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? वेक्टर फॉर्म में। किसी भी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब होता है उसमें दो चीजें होगी, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 10। यूनिट वेक्टर कितना है? तो क्या ये जो ई का यूनिट वेक्टर है वो किस लाइन के लॉन्ग है? वो ए से बी लाइन के लॉन्ग है, ए से बी। तो क्या मैं इसको ए बी का यूनिट वेक्टर नहीं कह सकता? इसको मैं ए बी का यूनिट वेक्टर कह सकता हूं कि नहीं? भाई एक लेटर का नाम लिख दो, दो लेटर का, ए बी। क्या ए बी के अलोंग ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की? तो बताओ ए बी वेक्टर कितना है? ए बी वेक्टर तुम्हें पता ना, ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं? दो कोऑर्डिनेट के बीच का वेक्टर। जस्ट मिनट पहले ये देख लो, ये 6,6 है। 4i कैप प्लस 3j कैप। भूल गए क्या? R2 माइनस R1 यानी x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1। ये ए बी वेक्टर आ गया। तो ए बी का यूनिट वेक्टर क्या आ गया? 4i 3j अपॉन 5। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से। और ये वेक्टर तो बड़ा फेमस हो गया है, इतने बार आ चुका है। और मुझे कितनी लेंथ का वेक्टर चाहिए? 10 लेंथ का। तो 4i 3j अपॉन 5, ये कितनी लेंथ का आ गया यार? 8i प्लस 6j। क्या समझ पा रहे हैं यार वेक्टर कैसे बना दिया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? लिख लो।
कोई भी वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। मैंने कहा कि 10 लेंथ का वेक्टर चाहिए तो 10 इंटू उसका यूनिट वेक्टर, ऐसे। देखो आई कैप, जे कैप, के कैप याद है। अगर मुझे 10 लेंथ का वेक्टर हॉरिजॉन्टल में बनाना हो तो उसको क्या लिखोगे? 10 आई कैप। जे में बनाना हो तो 10 जे कैप। अगर ए बी डायरेक्शन में बनाना है तो 10 ए बी कैप। नहीं समझे? पैटर्न वही है ना। आई कैप, जे कैप, के कैप रेफरेंस वेक्टर होते थे और उनकी मदद से ए बी बना है, तो यहां ए बी कैप लिख रहे हैं। तो अब ये पैटर्न वही है, जितनी लेंथ का बनाना हो लेंथ इंटू यूनिट वेक्टर। अब वो यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड है तो आई कैप, जे कैप, के कैप होगा, और नॉन स्टैंडर्ड बीच में है कहीं तो वो कोई नाम होगा, एस वेक्टर, ए बी वेक्टर कुछ तो होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर कुछ तो होगा, लेकिन उसमें आई जे दोनों आएंगे, के भी आ सकता है। नहीं समझ गए? यानी अगर स्टैंडर्ड लाइन में वेक्टर बनाना है किसी लेंथ का तो दिस इंटू स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लगता है, 10 आई कैप, 5 जे कैप, 6 के कैप, इस तरह से। 6 लेंथ का के में आएगा तो 6 के कैप, 6 लेंथ का जे में आएगा तो 6 जे कैप, और 6 लेंथ का 5/3 के अलोंग आना है तो तुम कहोगे 5/3 एक वेक्टर है, उसका पहले क्या निकालो? यूनिट वेक्टर, और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो जितनी लेंथ का चाहिए। समझ गए? ये लॉजिक सबको समझ में आ जाना चाहिए। चलो अभी जो क्वेश्चंस किए हैं उस पे एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, हालांकि ये भी उसमें दिए होंगे। बताएं। चाइनीज लिखा है तो तुम बिना आंसर के बता दो क्या आंसर होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका? क्या इसका एक्स वाई जेड दिया है? और पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होता है? एक्स आई कैप। तो कौन सा आंसर हो गया यार? 3 आई कैप, 2 जे कैप, 5 के कैप, ये हो गया यार, वही लिखा है। चाइनीज सब जगह आ ही जाता है घूम फिर के। ये क्या हो रहा है? ये जापान का है। ये मुझे लगता है बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है पावर पॉइंट को। खैर उसमें कुछ है नहीं, उसके अलावा सब दिख रहा है। चलो मैं इसको बदल देता हूं। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 10 के कैप पहला ऑप्शन है, ये आई कैप प्लस जे कैप है। तुम्हें यार सॉल्व करके आंसर देना है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये ऑप्शन है। चलो भाई, ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं। कहा गया 2 पॉइंट के बीच का वेक्टर बताओ, इन दोनों के बीच का। भूल गए क्या? x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 आई कैप, 4 माइनस 3 जे कैप, 5 माइनस 5 के कैप, तो 0 के कैप। तो 0 के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आ गया? सी। क्या बात समझ में आ गई या कुछ और बोले? किसी को कोई दिक्कत? मौका है सबके पास। कोई आंसर नहीं बताएगा यार, मैं जब हाथ उठवाऊंगा तब बोलना है। तब मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विद एंड पॉइंट दिस एंड दिस मस्ट बी, जिनके एंड पॉइंट ये हैं उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बोलेगा नहीं कोई भी, जिसका हो जाएगा वो अपना कॉपी पे लिखेगा और जब मैं हाथ उठवाऊंगा तब बोलना है। आज ही के दिन अभी अभी जो कुछ पढ़ा है सब उसी पे बेस्ड है। ठीक, गलत कर दिया क्या? मैंने कर दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, तो थर्ड वाला बोल दो चलेगा।
हाँ भाई, सेकंड वाले का आया क्या? बेटा 2 का स्क्वायर था, तुम स्क्वायर करना भूल गए हो भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उधर देखो जरा, इतनी जल्दी में क्यों रहते हो भाई? गलत होने से अच्छा है कि थोड़ा देर में हो। करा कहाँ है कुछ तुमने अभी? करो तो। सब लोग लिखने में गलती कर रहे हैं। देखो अगर किसी के एंड पॉइंट ये हैं तो बता, इसका नाम मैं ओए वेक्टर लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा? 4i माइनस 4j लिखूंगा भाई। कोऑर्डिनेट से ओए वेक्टर बन जाता है। इसको अगर मैं ओबी वेक्टर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? -2i माइनस 2j। बीच का वेक्टर कहा है इन्होंने? विद एंड पॉइंट्स दिस। जिनके एंड पॉइंट ये हैं उनके बीच का वेक्टर नहीं निकाल पाओगे। बीच का वेक्टर ए बी वेक्टर कह दें अगर हम, तो क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। तो बता, -2 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा? -6। -2 में -4 घटेगा तो कितना आएगा? +2। ये बात सबको दिखना चाहिए। अब ये घटाने में गड़बड़ करोगे तो -2 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 - 4 कितना हो गया? और -2 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा कि नहीं? तो वो +2 आएगा। नहीं दिख रहा है? ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। देख ही लो यार, ऐसे मुंह बनाओगे तो कैसे कोई मानेगा? -2 में से 4 घटाना है और -2 में से -4 घटाना है। तो यार ये -6 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये कितना आ गया? 2j कैप आ गया। ये हमारा डिफरेंस वेक्टर आ गया। इसका नाम ए बी वेक्टर लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसका मैग्नीट्यूड। तो यार ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाना है। कैसे लाते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड? 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 36 √40। तो यार √40 को हम यार 4 × 10 सोच सकते हैं, क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 √10। कितने लोगों ने यार ये ला दिया है? आ गया था। देखो यार अभी डेटा बदलता जाएगा, कुछ ना कुछ तो करवाएगा। एकदम बिल्कुल सिंपल थोड़ी तुम्हें यार सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन जल्दी से सोच लें। देखो यार, केवल आई लिखना होने का मतलब होता है 1i। केवल जे लिखने का मतलब होता है 1j। तो उसका यूनिट वेक्टर बताना है। सोच लें जल्दी से। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं। i प्लस जे के अलॉन्ग, यार ये वेक्टर i प्लस जे था तो यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यार i प्लस जे का कोई नाम दे दो, चलो ए वेक्टर। तो ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में उसी के मॉड से। तो वेक्टर क्या है? i प्लस जे, उसका मॉड कितना होगा? 1 + 1 कितना? दैट्स इट। इससे आसान की उम्मीद मत करो यार, इससे आसान एक ही काम है। मैं बोलूंगा नहीं यार। है कुछ इससे आसान? कुछ है? ठीक। अरे सब चाइनीज में लिखा है। यस, मैं लिख देता है यार जहां गड़बड़ है। P बराबर Q, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नॉट करेक्ट। ओके, हाँ ये तो दिख ही रहा है। ये मुझे नहीं लगता मैं लिख पाऊंगा।
कि मैंने लिख दिया, ए दिया है एंड बी दिया है। क्वेश्चन है द वेक्टर which is have same magnitude as B and parallel to A। नहीं समझ पा रहे हो? चलो अच्छा, मैं तुम्हारी शीट में बता देता हूं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ट्वेंटी फोर है, 25 है और 26 है, लाइन से है 24, 25, 26। पहला क्वेश्चन था यार, पी और क्यू बराबर है तो इनमें से कौन सा गलत है। पी और क्यू सेम वेक्टर हैं, बराबर का मतलब है सेम वेक्टर हैं, तो कितने लोग लगता है ये गलत है? ए वाले हाथ उठाएं। अगर पी और क्यू सेम है तो उनके यूनिट वेक्टर भी सेम होंगे, सीधी सी बात है। उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, पी के साथ क्यू का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया है, पी के मैग्नीट्यूड के साथ। कुछ नहीं लगा, मतलब पी का मैग्नीट्यूड क्यू का यूनिट वेक्टर है। फिर लिखा है क्यू का यूनिट वेक्टर पी का, क्यू का मैग्नीट्यूड पी का यूनिट वेक्टर। अलग आएगा या सेम? ये भी सेम ही आएगा, क्योंकि जब दोनों सेम है तो नाम बदल के लिख देने से क्या आंसर अलग आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। अगला ऑप्शन है पी वेक्टर क्यू वेक्टर जुड़ा है और उनके यूनिट वेक्टर जुड़े हैं। ट्रू और फॉल्स? ये गलत है यार। क्यों? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर और वेक्टर सेम थोड़ी होते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड डिवाइड करके आता है, तो इनका सम अलग आएगा, इनका सम अलग आएगा, दो नहीं आएगा। ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड थोड़ी जोड़ रहे हैं, एक होता है। तो बताओ, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? और आई कैप प्लस जे कैप कोई वेक्टर है मान लिया, तो ऐसे ऐसे दो बार जोड़ो और ऐसे ऐसे दो बार जोड़ो, सेम आंसर आएगा। उसको टू मत बोलो यार, मैं वेक्टर लेवल पे बातें कर रहा हूं। दोनों का सम अलग आएगा। जैसे 3i4j एक वेक्टर है, तो 3i4j दो बार जोड़ दो और उनका मैग्नीट्यूड, उनका यूनिट वेक्टर 3i प्लस 4j बाई 5, उनको दो बार जोड़ दो, सेम आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये गलत है, यही टिक करना था, नॉट करेक्ट ढूंढना था। क्या बात समझ में आ गई है? ये क्या था? क्वेश्चन में कहा गया ए इतना है बी इतना है, ऐसा वेक्टर चाहिए। यहां से कहानी है द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज बी, ऐसा वेक्टर जो बी के मैग्नीट्यूड का है और ए के पैरेलल है, बी के मैग्नीट्यूड का है और ए के पैरेलल है। ये ऑप्शन दे रखे हैं।
कौन सा आंसर सही है यार? जो सेम ए के पैरेलल है, इस बात पे गौर करो जरा। ए के पैरेलल है मतलब उसका टेन थीटा होगा 4/3। क्या इसका 4/3 है? 10/15 4/3 आएगा, 15/20 4/3 आएगा, 20/15 4/3। अरे 5 4 जा 25। तो एक ही आंसर है जो एक पैरेलल है और कोई पैरेलल है ही नहीं, तो कहानी खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड चेक करने की जरूरत। हालांकि तुम चेक करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 25 आएगा और इसका भी 25 आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है सब कुछ करना, आंसर जितने से मिल जाए उतना काम करना होता है। क्या बात समझ में आ गई है? एक और क्वेश्चन दिया है, ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में कहा गया है अ वेक्टर यूनिट वेक्टर एक्सप्रेस्ड एज, इसको ऐसे एक्सप्रेस किया गया है, तो सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यार इसका नाम सी रखा है क्या कि ए रखा है? कुछ इसका नाम क्या रखा है? अच्छा इसका नाम एन कैप है, ओके एन कैप ये है, तो सी का नाम बताएं, सी की मैग्नीट्यूड बताएं। ये जिसका हुआ है ठीक, नो यार इसमें केवल इस चीज पे क्वेश्चन पूछा गया कि तुम जानते हो कि नहीं कि किसी के ऊपर कैप लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? किसी के ऊपर कैप लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1 होता है, तो यही चेक करना है। बताओ अच्छा, क्या अगर इसके नाम के ऊपर कैप लगा इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? भाई मैंने बताया कि जिसके नाम के ऊपर कैप लगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। अब कोई भी वेक्टर दिया उसका मैग्नीट्यूड कैसे लाते हैं? अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, फिर के साथ वाले का, और ये किसके इक्वल है? क्या इसको सॉल्व करके हम सी नहीं निकाल सकते हैं? बस ये चेक किया गया कि तुम्हें ईटा कैप 1 होता है, ये पता है कि नहीं? हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो सी का आंसर अंडर रूट 0.2 आएगा, ये आएगा 0.1664। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इधर भी और इधर भी, तो ये आएगा 0.80, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.80, सी इक्वल टू अंडर रूट 0.2। ये बात समझ में आ गई है? किसी को दिक्कत है? क्लियर है? तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? हाँ भाई वली क्लियर है? बचे हुए क्वेश्चन तुम लोग करोगे, इसके आगे ही कहानी रिजल्टेंट वेक्टर अब पढ़ना है हम लोगों को।
ये कुछ वेक्टर्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये ऐसे वेक्टर्स। जब भी मैं लिखता हूँ यार एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो एक्स का मतलब क्या होता है, ए वाई का सबको पता है, एक्स उसका हॉरिजॉन्टल होगा, ए वाई बी एक्स हॉरिजॉन्टल होगा, बी वाई सी एक्स हॉरिजॉन्टल होगा, सी वाई। अगर हम तीनों को ऐड कर दें, यानी तीनों वेक्टर का सम कर दें, अभी तक हमने डिफरेंस की बातें करी थी, अब मैं कह रहा हूँ तीनों वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दें। तो बताओ ऐड करने के बाद कितना आई के साथ आएगा, कितना जे के साथ। क्या रूल क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल बातें आपस में हैंडल होती हैं, वर्टिकल बातें। तो आई के साथ कितना आ गया, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। जे के साथ कितना आ गया, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। ठीक है, ए वाई प्लस सी वाई, ऐसे ये सारे वाई कंपोनेंट थे। कैप थोड़ा खिसक गए हैं, ठीक। अब यार ये सम करने के बाद जो वेक्टर आया है आर वेक्टर, क्योंकि यार ए का हम एक पिक्चर मन में इमेजिन कर पा रहे हैं, ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। बी का एक पिक्चर है, सी का पिक्चर है, तो इनके सम का भी तो कोई पिक्चर होगा जो इनके इंडिविजुअल वेक्टर से रिलेटेड होगा। सीधी बात है, ये बदल जाएंगे तो सम भी बदल जाएगा। इसका मतलब हम चाहते हैं कि आर का एक पिक्चर मन में बनाएं। वो आर का पिक्चर कैसे बनाएं, जबकि हमें तीनों अलग अलग पिक्चर सबके पता है। यार जोड़ना कोई बड़ा काम नहीं है, ना घटाना बड़ा काम है। आई वाली चीजें आपस में ऐड कर दो, जे वाली चीजें आपस में। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका पिक्चर मन में बने कि ऐड करने के बाद जो आर आया है उसका पिक्चर क्या है। तो वो पिक्चर समझने के लिए मैंने पहले तीनों का पिक्चर एक के ऊपर एक उठा के रख दिया। जरा इसको समझ लें। पहले पहला वेक्टर ए बी वेक्टर था, मैंने सीधे सीधे उठा के रखा है बिना कंपोनेंट बिगाड़े। मतलब इसके जो कंपोनेंट थे वो बिगाड़े नहीं है मैंने। देखो यार बी भी सीधा सीधा उठा के रखा है, इसके भी कंपोनेंट मैंने वही रखे हैं। और तीसरा क्या था, रेड वाला सी वेक्टर, इनके भी कंपोनेंट मैंने बिगाड़े नहीं है। यानी यार ए एक्स और ए वाई, या तुम ऐसे देख लो यार, ये लेंथ ए एक्स है और ये क्या है, ए वाई है। उसी को तुम इधर भी तो दिखा सकते हो, पहले था वही है। लग नहीं रहा क्या, कोशिश तो मैंने पूरी करी है। ग्रीन वाले में देखो यार, ये ए एक्स है और ये क्या है, ए वाई है, इधर आएगा जो। ये बी वाई है, ये बी एक्स है। सी वेक्टर जैसा है वैसे ही उठा के रखा है जितना उसका सी एक्स था। यानी यार ये देखो ए एक्स ए वाई था, ये बी एक्स बी वाई था, उनको मैंने मेंटेन किया है। उसको तुमने हॉरिजॉन्टल यहां दिखा दो या वहां दिखा दो, बात तो एक ही है। इसी तरह से यार सी वेक्टर का सी एक्स और सी वाई जितना था वही मेंटेन किया है। क्लियर है? ये सी एक्स था, ये सी वाई था, ये बी एक्स था, ये बी वाई था, ये एक्स था, ये ए वाई था। मैंने बस उनको क्या किया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक हेड टू टेल कनेक्शन किया है। इसको मैं क्या बोलता हूं, हेड टू टेल कनेक्शन। हेड टू टेल कनेक्शन किया है एक दूसरे को उठा के। मुझे बताओ जो हमारा सम आया है उसमें सबके हॉरिजॉन्टल आए हैं और वर्टिकल में सबके, जे में सबके वर्टिकल आए हैं। क्या बताओ ऐसा एक वेक्टर जिसमें सबके हॉरिजॉन्टल आ जाए और सबका वर्टिकल आ जाए, वो कहां से कहां के बीच में बनेगा। वो क्या, ए से शुरू करके, ये जो मैंने लास्ट में बनाया है, ए से शुरू करके सी के हेड तक का वेक्टर होगा। देखो जरा, क्या ये जो मैंने वेक्टर यहां से यहां तक बनाया है ये वाला, इसमें सबके हॉरिजॉन्टल शामिल हैं कि नहीं, और इसमें सबके वर्टिकल शामिल हैं कि नहीं। यानी जब भी हम वेक्टर का वेक्टर सम, वेक्टर्स का वेक्टर सम करते हैं तो उससे सम करने के बाद जो वेक्टर आता है वो पहले के टेल से लास्ट के, यानी यार सम वेक्टर इज vector between, some vector is vector between head tail of initial first and head of last
इन हेड टू टेल कनेक्शन, इन हेड टू टेल कनेक्शन, यानी अगर उनको हेड टू टेल कनेक्शन में कोई ड्रॉ करता है तो सम वेक्टर क्या देता है, सम वेक्टर पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला वेक्टर। देखिए एकदम जस्टिफाइड सामने डायग्राम बना हुआ है, क्या इस पे किसी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, है क्या? हेड टू टेल डायग्राम क्या है, पहले के हेड में दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल और तीसरे का हेड लास्ट में। रिजल्टेंट का ये रूल सबको पिक्चराइज होना चाहिए कि क्या देता है। मैंने यार पिछले डायग्राम में जितने भी वेक्टर बनाए हैं उनके टेल से हेड तक की जो वेक्टर बनाए हैं उनमें सारे कंपोनेंट पॉजिटिव बनाए हैं ताकि तुम्हें पहले रूल समझ में आ जाए। हाँ ये जो लास्ट इन हेड टू टेल कनेक्शन, ये इसका मतलब सम वेक्टर इज, सम वेक्टर या कह दें रिजल्टेंट, रिजल्टेंट या सम वेक्टर एक ही चीज होती पहले तो। रिजल्टेंट और सम वेक्टर इज, रिजल्टेंट और सम वेक्टर इज वेक्टर बिटवीन, बिटवीन ये बिटवीन लिखने का तरीका है, बिटवीन टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ लास्ट इन हेड टू टेल कनेक्शन। यानी हेड टू टेल कनेक्शन करो, फिर पहले के टेल से लास्ट के हेड वाला जो वेक्टर आएगा, हाँ टेल टू हेड भी कह सकते हैं, हेड टू टेल भी कह सकते हैं। ये बताओ हेड टेल से जुड़ा है या टेल हेड से जुड़ा है? एक ही बात है ना यार। वो पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला होता है। रिजल्टेंट और सम वेक्टर इज वेक्टर बिटवीन टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ लास्ट, टेल ऑफ फर्स्ट
हेड और लास्ट के बीच के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ये जस्टिफाइड नहीं है? अब यार मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सब पॉजिटिव कंपोनेंट वाले लिए हैं, तो किसी को लग सकता है सर पॉजिटिव में तो काम कर रहा है, नेगेटिव में काम करता है कि फेल हो जाता है, जरा चेक करते हैं। मैंने यार इस बार ए लिया है 6i - 2j और बी लिया है -3i 5j, इसमें एक आध कंपोनेंट नेगेटिव है कि नहीं है? तो रिजल्टेंट मतलब सम, रिजल्टेंट मतलब सम कितना आएगा? सम 3i + 3j। चलो यार 3i + 3j आया। चेक करते हैं कि ये जो रूल अभी मैंने बढ़ाया है वो रूल काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं पहला वेक्टर 6 आगे 2 नीचे, 6 आगे 2 नीचे ऐसे बना देता हूं, 6 आगे 2 नीचे, ठीक है। दूसरा कैसा है? 3 पीछे 5 ऊपर, ऐसा है, 3 पीछे 5 ऊपर। ये हमारा कितना हो गया? अब रूल क्या ऐसे अलग अलग दिखाने से रूल देखा जा सकता है या हेड टू टेल कनेक्शन करना पड़ेगा? हेड टू टेल। तो पहला वेक्टर उठा के मैंने यहां रख दिया, 6 आगे 2 नीचे, ठीक है। दूसरा वेक्टर इसके हेड पे उठा के रख देता हूं मैं, ये वाला, 3 पीछे 5 ऊपर, ऐसा बनेगा कि नहीं? 3 पीछे 5 ऊपर, ऐसी तो बनेगा यार? नहीं, 3 पीछे 5 ऊपर, ये वाला इधर उठा के रख दिया, थोड़ा छोटा लग रहा हो क्योंकि यहां मैंने छोटा बनाया था, ठीक है। 3 पीछे 5 ऊपर, क्लियर है? अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला। क्या देखो ये लंबाई, ये 3 आगे और 3 ऊपर है कि नहीं है? है कि नहीं? अरे देखो 6 में से 3 वापस आए तो ये कितना होगा? 3। 2 नीचे से शुरू किए और 5 ऊपर तक गए हैं, तो 2 यहां कम हुआ, बचा कितना? तो 3i 3j आया कि नहीं? रूल कैसे काम कर रहा है फिर से एक बार समझ लें। जो मैं वहां समझाया वही यहां समझाया, वहां पॉजिटिव था, यहां मैंने नेगेटिव लेके समझाया है। क्या ये रूल हमेशा काम करेगा? भरोसा कर लेते हैं यार, थोड़ा देर भरोसे में समय लगता है, इसके बाद अब हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये रूल काम करेगा, ये रूल हमेशा काम करेगा। इस पे हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए, कोई संदेह नहीं करना चाहिए। चीते की चाल, बाज की नजर और रिजल्टेंट के रूल पे कभी संदेह नहीं करते। वो क्या था? यही था बाजीराव, ऐसी बाजीराव का था, बाजीराव की तलवार पे कोई संदेह नहीं करते। तो रिजल्टेंट के रूल, इस रूल को हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे। इस रूल को आगे हम लोग अगली क्लास में और एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, यहां तक की कड़ियां जोड़ के आना है सबको, क्योंकि ये फैला तो आगे बहुत कुछ फैल जाएगा। इतना सबको संभाल के आना है। और इसके कितने क्वेश्चंस हैं, कहां से कहां तक, तुमको 3D छोड़ के सब करना है, यानी ये पूरे करना है, ये वाले, फिर ये पूरे करना है, ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ देना, ये भी मैं करा दूंगा। अभी आज इतना संभाल लो, पहले रिजल्टेंट नहीं करना है अभी, बस ये करना है 14 से लेके 29 तक, ये नहीं करना अभी, रिजल्टेंट नहीं करना भाई, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। अभी केवल 29 तक के क्वेश्चन करना है।